हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ नए वीडियो को लेकर। और आज का जो है विषय का जो पर चर्चा जो करेंगे वह समकालीन भारत की जो है सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शुंग काल की जो है यानी पुष्यमित्र शुंग यानी जो शुंग काल के जो पुष्यमित्र शुंग जो है बहुत ही प्रसिद्ध शासक के रूप में थे। लेकिन कहते हैं कि शुंग कालीन यानी पूरे शुंग काल में जितने भी राजा तो उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शुंग जो था वो शुंग राजाओं के शासन काल में देखते हैं भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रमुख स्थान भी रखता है ये, क्योंकि उन्हें मगध साम्राज्य को जो है एक केंद्रीय भाग की जो है विदेशियों से जो है रक्षा किया था इन्होंने। और खास करके जो है मध्य भारत की जो मध्य भारत में जो है बहुत ही शांति सुव्यवस्था की स्थापना भी किया था। और साथ साथ जो है शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को भी कुछ समय के लिए किया था। क्योंकि उस समय देखते हैं कि मौर्यों के बाद यानी उस समय जो विदेशियों की जो वहाँ भारत पर जो आक्रमण जब हो रही थी, जो विकेंद्रीकरण की जो नीतियाँ जो प्रवृत्तियाँ थी, उस सारी प्रवृत्तियाँ जो थी वो बहुत ही शिथिल पड़ गई थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन से भारत में एक राजनीति में देखते हैं एक विकेंद्रीकरण की जो है नीति आई। और ये मौर्य साम्राज्य के पतन से जो विकेंद्रीकरण की जो नीति आई वह प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। और इस तरह से देखते हैं कि वैदिक सांस्कृतिक आदर्शों की जो है प्रतिष्ठा की के कारण जो है यानी उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि उसमें पुनः स्थापना किया जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो हमारा बीच में जो वैदिक काल की जो प्रतिष्ठा जो थी वह धूमिल होती चली गई थी। लेकिन पुनः जो है इसको प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से यानी शुंग काल के जो पुष्यमित्र शुंग ने जो है पुरजोर जो है कोशिश किया था। और इसी कारण का शासन काल में जो है यानी वैदिक पुनर्जागरण भी माना जाता है, क्योंकि वैदिक पुनर्जागरण का द्वितीय के रूप में जो है इसी समय मानी जाती है। इस तरह से उत्तर पश्चिम भारत में हम देखते हैं कि बैक्ट्रिया और ग्रीक आक्रमणकारी जितने भी थे सब लोग जो थे वो आक्रमणकारी दक्षिण पथ पर यानी आंध्र सातवाहन और पूर्वी भारत पर कलिंग जो चेदी वंश के लोग होते थे वो अधिकार वहाँ पर कायम किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुष्यमित्र ने जो है वो मध्य देश और पश्चिम भारत के कुछ भागों को जो है मिलाकर अपने अधिकार किया। और इस तरह से भारत में जो है अपनी साम्राज्यवादी युग का जो है यानी साम्राज्यवादी युग का जो है अंत धीरे धीरे हो गया। और वहीं क्षेत्रीय प्रवृत्तियां पनप गई और अपनी आकांक्षाओं के चलते नए नए राजाओं का जो है राजवंशों का भी जो उदय होने लगी। तो इस तरह से देखते हैं कि उत्तर भारत की जो सत्ता जो थी वो शुंग वंश के संस्थापक यानी पुष्यमित्र शुंग को जो है श्रेय जाता है। और इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है सबसे पहले हम सामाजिक सुधार के बारे में चर्चा करेंगे कि ये शुंगकालीन जो समाज था एक वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। और यहाँ तक हम देखते हैं कि जो इस समय समाज में जो परंपरागत रूप से जो है 4 वर्णों के अलावा अन्य बहुत सारे जातियां भी पैदा हो गई थी, क्योंकि जाति प्रथा की जो है जटिलता भी जो है काफ़ी बढ़ गई थी। और मौर्य युग के बाद यानी मौर्य युग में देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से जो है बहुत ऐसे लोग थे जो वर्णाश्रम व्यवस्था को जो है ठेस पहुंची थी। और इस तरह से अधिकांश जो है अपने सामाजिक कर्तव्यों को उपेक्षा कर भिक्षुनियाँ यानी श्रमण जीवन यापन की जैसी जो जीवन यापन करने लगे। तो यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बौद्ध भिक्षुओं की तरफ मुड़े। और लेकिन देखते हैं कि शुंग काल में पुनः जो है वर्णाश्रम व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित किया गया। तो शुंगकालीन हम देखते हैं कि समाज में तो जो स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी। लेकिन समाज में हम यहाँ देखते हैं कि 8 प्रकार के जो है विवाह प्रचलित भी थे उस समय, क्योंकि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह ही थे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं अंतर्वर्णीय विवाह भी इसके अलावा जो है होते थे। साथ साथ हम देखते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित था। मनुस्मृति में पता चलता है कि ब्राह्मण पुरुष को जो है
शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति नहीं प्रदान किया जाता था। लेकिन इसका ठीक उल्टा प्रतिलोम विवाह में अगर हम देखते हैं कि शास्त्रों में ये सब सारी जो है निंदनीय कहा गया है। तो इस तरह से सगोत्रीय और सपिंड जो विवाह है ये सब सारे जो है वर्जित था। और तलाक की प्रथा तो इस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी मनु ने जो है विवाह के बारे में जो है यानी विवाह को जो है यानी आजीवन चलने वाली संस्था भी बताया। यहाँ तक कि बताता है कि मनुस्मृति में जो है पत्नी की परित्याग करने वाले पति को भी दंड देने के लिए राजा को सलाह जो है दी गई है। तो इस तरह से देखते हैं हम नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, क्योंकि प्रायणतः जो स्त्री जो थी जो है परम कर्तव्य जो है होती थी। और मनुस्मृति में एक स्थान पर जो है कहा गया है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो इस तरह से जो है जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रियाएं जितनी भी सारी होती हैं वह निष्फल हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में सती प्रथा होने की प्रचलित का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो है हमारा यहाँ एक और देखने को मिलता है कि इस काल में जो था, इस काल में जो है यौन संबंध और विवाह आयु संबंधी बहुत सारे ऐसे नियम भी बनने भी लगे थे इस समय, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो निवृत्ति मार्ग के कारण जितने भी युवक और युवतियाँ जो थी वो बौद्ध संघ में जाने लगी थी। यहाँ तक हम देखते हैं कि युवक जो थे भिक्षु भिक्षुणियों यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो असमर्थ होने के कारण अनाचार और अनैतिकता भी फैलना भी स्वाभाविक हो गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि फलस्वरूप यही हुआ कि नारी जो होती है यानी महिलाएं जो है स्वतंत्रता पर जो है अंकुश पर एक विधान जो है दिया जाने लगा, उस पर एक विधि विधान, क्योंकि अब ज्योतियाँ भी विवाह की उम्र जो है घटाकर जो है 13 वर्ष कर दी गई। मनुस्मृति और कामसूत्र में जो है बताया गया है कि राजस्वला होने के बाद ही विवाह आवश्यक माना गया है। तो सगोत्रीय विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि इस युग में जो है ब्रह्म विवाह जो था उस प्रकार बहुत अधिक प्रचलित भी था। यहाँ तक हम देखते हैं कि सभी लोग जो है गृहस्थ पत्नी के सम्मान इस युग में जो है शास्त्रकार के रूप में जो है बहुत सारे से देखे जाते हैं। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि महाभारत में अगर हम देखते हैं कि नारी अपमान यानी समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की संज्ञा दी गई है, तो उसी तरह शुंग काल में भी नारियों की स्थिति जो संतोषजनक भी एक तरह से देखी गई है। लेकिन फिर भी जो है हम एक और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुस्मृति के विवरण से ये भी पता चलता है कि इस समय समाज में जो बाल विवाह की जो प्रचलन जो हो गया वह कन्याओं का विवाह जो है 12 वर्ष या 13 वर्ष ही किया जाने लगा, क्योंकि विवाह की आयु घट जाने से स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ने लगा। और यहाँ तक हम देखते हैं कि पति के जो पूर्णतया जो है अधीन बना दिया गया। मनुस्मृति के स्थान पर भी ये बताया गया कि इस तरह से जो स्त्री को अपने पति की यानी देवता के समान पूजा करना चाहिए, उनकी इच्छाओं के प्रतिकूल जो है कोई काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो है उनका पति जो है दुष्चरित्र या लंपट क्यों ना हो तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है समाज में से बहुत सारे से इस तरह की जो है व्यवस्थाएं जो है की गई थी। एक तरह से और हम देखते हैं कि शुंगकालीन जो समाज में था वह बहुत सारे ऐसे चीज़ थे, क्योंकि अशोक ने जो है कौटिल्य को जो है बता रहे थे कि अर्जित जितने भी मौर्य खजाना है वो सब सारा लुटवा कर बहुसंख्यक भिखमंगा होने की ओर आकर्षित भी किया था। इस तरह से जब लिखा गया, लेकिन जबकि वर्णाश्रम धर्म में यही कहा गया है कि भिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्रह्मचारी और वनप्रस्थी जो आचार्य होते हैं। तो इस तरह से चौथे आश्रम में जो पहुँचे सन्यासियों को दिया गया। और शुंग काल में हम देखते हैं कि समाज जो है वर्णाश्रम धर्म के नए नए कानून और नए नए प्रतिबंधों से संगठित करने का भी प्रयास किया था। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा उत्तर वैदिक काल के चलते जो है आज बहुत सारे ऐसे प्रवृत्तियाँ जो पनप गई थी, जिसके कारण से जो है अधिकांश लोग जो है बौद्ध भिक्षुओं की तरफ बौद्ध जैन धर्म को मानने की ओर तरफ जो है मुड़ गई थी। उनका जीवन भी उनका धर्म भी बहुत सरल हो गया था जिसके कारण से, लेकिन वह धीरे धीरे जो है पुनः प्रतिष्ठापित करने वाले पुष्यमित्र शुंग जो है काफ़ी कोशिश किया और नए नए नियम बनाए गए और बहुत सारे ऐसे विधि विधानों में जो है ढील भी दी गई, जिसके कारण से जो है पुनः जो है ये वैदिक संस्कृति को जो है स्थापना किया था। तो ये हम देखते हैं कि
शुंग और कानु काल में भी जो है वर्णाश्रम व्यवस्था जब लागू करने का जब प्रयास किया गया, तो प्राचीन भारतीय समाजशास्त्र की जो पुस्तक जो मानी जाती है मनुस्मृति, वो प्रथम संस्करण जो था इसी काल में जो है संकलित किया गया। और यहाँ तक कि महाभारत का दूसरा जो संस्करण इसी काल में भी संकलित किया गया। तो इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम जो था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास था। तो और इसके अलावा ये भी जो है इसमें लिखा गया है कि 4 पुरुषार्थ था, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके अलावा जो है बहुत सारे आचार विचार भी थे, साथ साथ जो है कर्तव्य और अधिकार भी था, और उसके बहुत सारे प्रतिबंध विस्तृत रूप से जो है नियम था, और उन बहुत सारे ऐसे प्रतिबंधों की जो है चर्चा किया गया है। और इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है बौद्ध जो था, बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग के जो द्वारा जो छोटी सीमा में जो मानव जीवन की जो समाज को घेर कर रख दिया था, वो हमारा अष्टांगिक मार्ग, तो वह प्रतिबंधों में सही लेकिन विशाल घेरे में लाने का भी प्रयास किया गया था। ये सब बहुत सारी बातें थे समाज में थी, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण समाज में हम ये देखते हैं कहीं कहीं रूढ़िवादिता और संकीर्णता और भेदभाव, और यहाँ तक देखते हैं कि बहुत सारे बातें भी था। लेकिन फिर भी जो है एक समाज जो है संतोषजनक के रूप में था। लेकिन फिर भी जो है इसका आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं कि कृषि तथा पशुपालन भी था, इस समय जो है इसी समय जो है आर्थिक जीवन का एक प्रमुख आधार के रूप में था, क्योंकि वैश्य वर्ण के लोग जितने भी थे प्रमुख रूप से जो है कृषि का कार्य भी करते थे, यहाँ तक कि पशुपालन का कार्य करते थे। देश में बहुत विभिन्न प्रकार के जो है व्यवसाय, उद्योग धंधे भी फैले हुए थे। यहाँ तक कि बौद्ध ग्रंथ में ये भी लिखा गया है कि मिलिंदपनों में भी जो है व्यवसायिक का उल्लेख है, जैसे मालाकार, स्वर्णकार, लोहाकार, ताम्रकार, जौहरी, कुम्हार, चर्मकार, रंगरेज, सुलाए, दर्जी, रथकार इत्यादि ऐसे जो है हमारे जो है व्यावसायिकों का जो है नाम है। लेकिन इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि श्रम विभाजन का भी सिद्धांत जो है एक प्रचलित था, तथा व्यवसाय जो होते थे अनुवांशिक होते थे, क्योंकि प्रमुख नगरों में अगर हम देखते हैं कि 18 श्रेणियों का भी जो है उल्लेख मिलता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसके अलग अलग व्यावसायिक नियम होते थे, और सब नियम के अनुसार उस नियम के दायरे से के अनुसार जो है कार्य संचालन होते थे, और उस तरह से आधार पर जो है कार्य करते थे। तो इस काल में हम ये भी देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो राजकीय जो नियंत्रण को जो है समाप्त कर दिया गया था, लेकिन राजा की सारी भूमि का जो है स्वामी भी जो है माना गया था। तो भूमिदान में जो है हम देखते हैं कि कृषक की भूमि को भी वर्जित रखा गया था। कृषि का जो है विकास काफ़ी हो भी गया था, लेकिन अब राजकीय भूमि को जो है यानी हम देखते हैं कि राजकीय भूमि को जो है क्षत्रिय ब्राह्मणों में राजकीय भूमि को लेकर जो संघर्ष जो चला, वह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में भी संघर्ष चलने लगा था। और हम ये भी देखते हैं कि इस युग में बड़े बड़े भूस्वामी भी जो है होने लगे थे, और अर्थव्यवस्था पर जो है राजकीय नियंत्रण जो है हटने भी लगे, और साथ साथ शिल्प संघ और व्यापारी संघ पुनः जो है फिर से जो है संगठित भी होने लगे थे, क्योंकि पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत पर जो है जो शकों का जो आधिपत्य जो था, अधिकार जो था, वो पश्चिम एशिया होते हुए यानी लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर तक भारतीय व्यापार जो है फैले हुए थे। लेकिन फैलने भी उस समय बहुत जोरों से तीव्र गति से फैलने लगा। लेकिन पश्चिम भारत में हम देखते हैं कि आर्थिक महत्व भी साथ साथ आर्थिक महत्व बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। तो इससे महत्व बढ़ा तो ये शिल्प और व्यापार भी जो है काफ़ी बढ़ने लगा। अतः हम देखते हैं कि शुंग काल में जो है आर्थिक क्षेत्र में जो है भी काफ़ी परिवर्तन भी जो है देखा जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुंग काल में जो है अर्थव्यवस्था जो था वो बहुत ही एक अर्थव्यवस्था के मामले में जो सुप्रसिद्ध भी हो गई थी। और इस तरह से जो है हम अर्थव्यवस्था का जितनी सारी व्यवस्था जो थी इस काल में जो है फसलें उपजाना या अनाजें उपजाना, ये सब जितने भी थे, विशेषकर जो है हमारा जो है वैश्य संप्रदाय से संबंधित जितने भी थे ये फसल भी उपजाए, काफ़ी उत्पादन भी किए जाने लगे। और इसमें देखते हैं कि पुरुष और के साथ साथ जो है स्त्रियां भी कुछ जो है यानी फसलों को उगाने में या खेती की कृषि कार्य करने में काफ़ी सहयोग करती थी। और यहाँ तक हम देखते हैं इस काल में अर्थव्यवस्था था
जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो काफ़ी मजबूत भी धीरे धीरे होने लगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि शुंगकालीन जो अर्थव्यवस्था जो था बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्व इसका काफ़ी बढ़ भी गया था। तो इस तरह से जो शुंग काल में जो था, जो आर्थिक को लेकर जो आर्थिक जो व्यवस्था जो थी, एक सुदृढ़ एक सुव्यवस्थित रूप से काफ़ी प्रयास किया गया इसको करने के लिए। तो इस तरह से जो हम ये व्यवस्था के बारे में अगर हम देखते हैं कि यह जो शुंगकालीन जो अर्थव्यवस्था थी, ये राजाओं का शासन काल के जो है एक बहुत ही अच्छे नियम और तौर तरीके के अनुसार जो अर्थव्यवस्था को जो है संचालन यानी शासन कार्यों को संचालन किया, जिससे अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत भी होने लगी। और धीरे धीरे जो है वैदिक सभ्यता यानी वैदिक क्रियाकलापों की सारी पुनर्गठन भी प्रारंभ हो गई जाने लगी थी। तो इस तरह से देखते हैं कि जो अनाज जो उत्पादन जो करते थे या जो कृषि कार्य करते थे, कृषि में भी जो है काफ़ी लोगों को भी काफ़ी सहयोग भी, कुछ लोग या धनी लोग जो है कुछ गरीब लोगों को भी जो मदद भी क्या करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि शुंग काल में आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी जो है परिवर्तन भी देखा गया। इस तरह से जो है आज के वीडियो आज यहीं पर, और अगला वीडियो में अगला विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं।